प्रश्न, 1857 के विद्रोह का वर्णन करें। उत्तर, सन 1857 के विद्रोह के कारण। 1. आर्थिक कारण। क. औद्योगिक नीति। अंग्रेजों ने भारत के प्रति दोषपूर्ण औद्योगिक नीति अपनाई। उन्होंने शुरू से ही भारत को अपना उपनिवेश समझा तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों की तरह भारत का जी भर के शोषण किया। उन्होंने भारत को एक व्यापारी मंडी समझा। भारत से कच्चा माल सस्ते से सस्ते दामों पर इकट्ठा करके इंग्लैंड के कारखानों को चालू रखने के लिए पहुंचाया गया तथा वहां का बना माल भारत में लाया गया। उनकी इसी नीति के कारण भारतीय ग्रामीण स्वावलंबी आर्थिक ढांचा बुरी तरह छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार की नीति के फलस्वरूप अधिकांश भारतीय दस्तकार और कारीगर बेरोजगार हो गए तथा भारतीय कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। जब देश के उद्योग धंधों का नाश हो गया तो भूमि पर जनभार में वृद्धि हुई, अर्थात भूमि पर अधिक व्यक्ति काम करने लगे। भूमि इतनी अधिक नहीं थी कि हर बेकार कारीगर को उसकी इच्छित मात्रा में भूमि प्राप्त हो सके, अतः लाखों की संख्या में लोग बेकार हो गए। इन बेकार व्यक्तियों ने अपने असंतोष और अंग्रेजों के प्रति घृणा को विद्रोह के समय स्पष्ट रूप से प्रकट किया। ख. शत्रुतापूर्ण व्यापारिक नीति। अंग्रेजों ने भारत के हितों की दृष्टि से अपनी व्यापारिक नीति तय नहीं की, बल्कि इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए व्यापारिक नीति तय की। ये इंग्लैंड में भारत से आने वाले माल पर बहुत अधिक कर लेते थे, ताकि भारतीय माल इतना महंगा हो जाए कि इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय बाजारों में वह बिक नहीं सके। ग. पूंजी विनियोग की उपेक्षा। अंग्रेजों की सहानुभूति पूरी तरह इंग्लैंड के साथ ही थी। उन्होंने भारत से धन इकट्ठा किया और उसे तुरंत इंग्लैंड पहुंचाना शुरू किया। उस रकम को उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों में विनियोग इन्वेस्टमेंट नहीं किया। देश के धन का इस प्रकार से विदेशों को जाना भारतीयों को असह्य हो गया। देश पूंजी विनियोग के अभाव में आर्थिक दृष्टि से पिछड़ता चला गया। घ. किसान विरोधी भूमि नीति। अंग्रेजों की नई भूमि नीति से किसानों की स्थिति भी बहुत खराब हो गई। उन्होंने भूमि कर बढ़ा दिया। जो किसान समय पर कर नहीं देता था उसकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। भूमि पर अधिक जनभार होने के कारण प्रति किसान की आय कम हो गई। भूमि के विरुद्ध चूंकि किसान ऋण ले सकते थे, इसलिए किसानों के हाथों से भूमि निकलकर धीरे धीरे साहूकारों और महाजनों के पास पहुंच गई। जमींदारी, इजारेदारी तथा महलवाड़ी जैसी भू राजस्व नीतियों ने भारतीय किसानों को पूरी तरह से जमींदारों तथा जागीरदारों की दया पर छोड़ दिया। किसान उनके अत्याचारों एवं शोषणपूर्ण व्यवहार के शिकार बने। अकाल के दिनों में विदेशी शासकों ने जनता की पूरी सहायता नहीं की। इतिहासकार विलियम दिगी के अनुसार 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लगभग 15 लाख आदमी भूखमरी के शिकार हुए। आग. जमींदारों पर अत्याचार। अंग्रेजों ने अनेक पुराने जमींदारों से भूमि छीन ली। उन्होंने उन पर दोष लगाया कि वे जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। कंपनी की इजारेदारी नीति के कारण अनेक नए जमींदारों का दिवाला निकल गया। अंग्रेजों ने कर मुक्त भूमि ब्राह्मणों एवं मौलवियों से छीन सी। उन सब में विदेशी शासकों के विरुद्ध असंतोष फैल गया। 2. राजनीतिक कारण। क. राजनीतिक भ्रष्टाचार। जन असंतोष का दूसरा महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं दूषित कानून तथा प्रशासनिक प्रणाली थी। प्रशासन में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था। पुलिस, सरकारी कार्यालयों एवं न्यायालयों में खुलेआम घूस चलती थी। ख. भारतीय शासकों में असंतोष। वेलेस्ली एवं डलहौजी की विस्तारवादी नीतियों ने भारत के पुराने शासकों में असंतोष को बढ़ावा दिया। अंग्रेज जो भी संधियां करते उन्हें अपने हित के लिए मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ लेते थे। सिंध, पंजाब एवं अवध को उन्होंने हथिया लिया। इससे सर्वत्र जनता में असंतोष बढ़ा। डलहौजी ने विलय नीति को दृढ़ता से लागू कर झांसी को सन 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसने स्वर्गीय राजा के दत्तक पुत्र गोद लिए बेटे को उसका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। सन 1851 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के मरने के बाद उसके गोद लिए पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में पेंशन देने से इनकार कर दिया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को कह दिया गया कि उसके उत्तराधिकारियों को बादशाह नहीं माना जाएगा। तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर दी गई। भारतीय राजा अब यह मानने लग गए थे कि सभी देशी रियासतों का अस्तित्व खतरे में है और इन सबका विलय होना केवल समय का प्रश्न है। ग. अंग्रेजों का विदेशीपन। भारतीय जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष का कारण उनका विदेशी होना भी था। वास्तव में विदेशी शासन उनसे पूर्व मुगलों का भी था, लेकिन उनमें और अंग्रेजों में एक मौलिक अंतर था। मुगलों ने भारत को जीतने के बाद अपना घर एवं अपना देश समझा। यहाँ से प्राप्त राजस्व एवं अन्य साधनों का अधिकांश भाग यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया गया। उनके विपरीत अंग्रेज हमेशा विदेशी बने रहे।
उनके सभी अधिकारी यहाँ पर धन लूटकर तुरंत इंग्लैंड वापस जाना चाहते थे। सभी लोग अंग्रेजों की वास्तविकता समझ गए। वे उनकी प्रत्येक कार्यवाही को शक की नज़र से देखते थे। न्याय में पक्षपात एवं दोष। अंग्रेजों ने कानून के समक्ष सबको समान नहीं समझा। भारतीयों को तो अंग्रेज न्यायाधीशों के सामने पेश होना पड़ता था, लेकिन यूरोपियों को किसी भी भारतीय न्यायाधीश के सामने पेश नहीं किया जा सकता था। प्रायः फैसला देते वक्त अंग्रेज न्यायाधीश न्याय का गला घोंट देते थे। गरीब व्यक्ति कंपनी की न्याय व्यवस्था से इसलिए असंतुष्ट था क्योंकि अदालतें गांव से दूर थीं और उन्हें न्याय बड़ा महंगा पड़ता था। भारतीयों को अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था की कुछ अन्य बातें भी पसंद न थीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान किसी जमींदार के विरुद्ध शिकायत करता था, तो जमींदार को भी अदालत में जाना पड़ता था। इसे सम्मानित जमींदार अपनी शान के खिलाफ समझता था। 3. सामाजिक कारण। सामाजिक सुधारों से असंतोष। अंग्रेजों ने अनेक भारतीय सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाए। उन्होंने सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित कर दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह करने की कानूनी अनुमति प्रदान की। भारत में पाश्चात्य ढंग की स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयत्न किए जाने लगे। रेलवे एवं अन्य यातायात के साधनों को शुरू किया गया। अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार के सभी सुधारों को रूढ़िवादी व्यक्तियों ने शक की दृष्टि से देखा। उन्होंने सोचा कि वे हमारे समाज की पुरानी संस्थाओं जैसे संयुक्त परिवार, जाति प्रथा एवं अन्य सामाजिक रीति रिवाजों या बंधनों को समाप्त करना चाहते थे। जातीय अहंकार और भेदभाव की नीति। अंग्रेजों ने भारतीयों को निम्न श्रेणी का समझकर उनसे घृणा की। वे भारतीयों को काले सुअर कहते थे। इसी प्रकार के अन्य असभ्य एवं निंदनीय शब्दों का ये प्रयोग करते थे। कुछ सार्वजनिक स्थान केवल यूरोपीय लोगों के ही लिए आरक्षित रिजर्व रहते थे। वे भारतीयों के साथ एक ही रेल डिब्बे में यात्रा करने के लिए तैयार नहीं थे। भारतीयों को ऊंचे एवं अच्छे वेतनों के पद देने के पक्ष में भी वे नहीं थे। वे भारतीयों को पिछड़े एवं निम्न मानसिक स्तर के लोग बताया करते थे। न्यायपालिका एवं राजस्व विभागों में भारतीयों को छोटे छोटे पदों पर ही नियुक्त किया जा सकता था। अंग्रेजों ने भारत की परंपरावादी शिक्षा पद्धति को समाप्त कर अपने ढंग की शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी भाषा को भारतीयों पर थोप दिया। इससे अधिकांश विशेषकर रूढ़िवादी भारतीय अंग्रेजों से नाराज हो गए। 4. धार्मिक कारण। अंग्रेजों की अनेक धार्मिक कार्यवाहियों ने लोगों में यह डर फैलाने में मदद की कि वे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों ने लोगों को ईसाई बना दिया। जेलों में ईसाई धर्म शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया। सरकार ने सन 1850 में एक कानून बनाकर ईसाई बनने वालों को पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा पाने का अधिकार दे दिया। अंग्रेजों ने मंदिर और मस्जिदों तथा पुरोहितों और इमामों की जमीन पर कर लगा दिया। उनसे पूर्व सभी शासकों ने इस प्रकार की जमीन को सदैव लगान मुक्त रखा था। धार्मिक उपदेशकों, पंडितों और मौलवियों ने देखा कि उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है, तो इन लोगों ने विदेशी शासन के प्रति जनता में असंतोष एवं घृणा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संक्षेप में कहा जा सकता है कि धार्मिक कारणों के विशेषकर ब्रिटिश सरकार एवं अंग्रेजों की धार्मिक गतिविधियों ने हिंदुओं तथा मुसलमान दोनों ने धार्मिक खतरे के डर को फैलाया कि उनका धर्म ब्रिटिश राज्य में सुरक्षित नहीं रह सकता। ईसाई मिशनरियां की कार्यवाहियों, धर्म परिवर्तन इत्यादि एवं उन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा दी जा रही मदद एवं समर्थन से यह उनके मस्तिष्क में पक्का विश्वास धर कर गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य दोनों संप्रदायों के लिए भयंकर खतरा है। हिंदुओं ने तो ब्रिटिश सरकार द्वारा सती प्रथा विरोधी कानून को भी हिंदू के धार्मिक मामलों में साफ हस्तक्षेप बताया। अतएव धार्मिक भावनाएं अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध भड़की, जैसे समुद्र पार यात्रा के लिए उन्हें जाने के लिए विवश करना। सिपाहियों में जब उपर्युक्त एवं अन्य अनेक सामान्य कारणों से असंतोष फैल रहा था, उसे चर्बी वाले कारतूसों से और भी भड़का दिया। 5. सैनिक कारण। कंपनी के भारतीय सैनिकों में कई कारणों से असंतोष था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, भत्ते तथा सामान्य सुविधाएं दी जाती थीं। उनके कंपनी राज्य के क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में लेने के बाद तथाकथित विदेशी भत्ते बंद कर दिए जाते थे। अवध के विलय के बाद अवध के मूल निवासी सैनिकों में भी असंतोष बढ़ गया। कैनिंग ने भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाने के लिए विवश करके उनके जाति से बाहर हो जाने के अवसर बढ़ा दिए, जिससे सैनिकों में असंतोष बढ़ गया। 6. चर्बी वाले कारतूस या तत्कालीन कारण। इस तरह सैनिकों में अनेक कारणों से विदेशी शासन के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। उसे कभी भी बारूद की तरह एक चिनगारी से भड़काया जा सकता था। इस असंतोष को भड़काने का काम चर्बी वाले कारतूसों ने तत्कालीन कारण बनकर किया। उस समय भारत में सैनिकों को एनफील्ड राइफल नामक नई राइफल दी जाती थी।
उसके कारतूसों पर चिकनाई लगा एक कागज होता था, जिसके किनारों को दांतों से काटना होता था। बाद में कारतूसों को राइफलों में भरना होता था। कहा जाता है कि वह चिकनाई चर्बी से निकाली जाती थी जो गाय और सुअर की होती थी। इस तरह नए कारतूसों से हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। मार्च सन 1857 में बैरकपुर बंगाल में मंगल पांडेय के नेतृत्व में भारतीय सिपाहियों ने कारतूसों को राइफलों में भरने से इनकार कर दिया। उसे प्राण दंड दिया गया। इसका यह समाचार मेरठ पहुंचा और मेरठ और दिल्ली में 10 मई सन 1857 को विद्रोह हो गया। सन 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण एक निश्चित समय से पूर्व ही आरंभ। कहा जाता है कि 31 मई सन 1857 को विप्लव का सूत्रपात होना निश्चित किया गया था, परंतु चर्बी वाले कारतूसों की घटना के कारण मार्च 1857 में ही विद्रोह शुरू हो गया। इससे विद्रोह की शक्तियां पुनर्तः संगठित न हो सकीं। यदि सभी विद्रोही स्थानों पर एक दिन एक साथ विद्रोह छिड़ा होता तो अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं होते। 2. सीमित क्षेत्र। इस विद्रोह की सबसे प्रबल कमजोरी कुछ क्षेत्रों में सीमित होना था। यह विद्रोह केवल उत्तरी भारत के इलाकों में फैल सका। इसका दक्षिण भारत में बिल्कुल भी प्रसार नहीं हुआ। उत्तर भारत के सिंध, राजपूताना, पूर्वी बंगाल एवं पंजाब इससे अलग रहे। यदि यह विद्रोह देश के सभी कोनों में समान रूप से फैल जाता तो अंग्रेज इसे दबा नहीं सकते थे। 3. सर्वमान्य नेता का न होना। इस संपूर्ण विद्रोह का एक नेता नहीं था। हर केंद्र का पृथक नेता होने के कारण उन्होंने अलग अलग संघर्ष किया और वे अलग अलग हारते गए। यदि एक नेता होता तो क्रांति असफल नहीं होती। 4. नेतृत्व राजाओं एवं जमींदारों के हाथों में। इस विद्रोह का नेतृत्व राजाओं एवं जमींदारों के हाथों में था। वे परंपरागत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिनिधि थे। देशी राजा एवं जमींदार आम जनता को शासक से कम दुष्ट नजर नहीं आए। चूंकि ये लोग जनप्रिय नहीं थे इसलिए वे जनता की सहानुभूति और सहयोग न पा सके। 5. भारतीयों की आपसी फूट। भारतीयों में उस समय एकता का अभाव था। वे परस्पर वैमनस्य, स्वार्थपरता तथा फूट के दोषों से पीड़ित थे। बहुतेरे भारतीय राजाओं और सरदारों ने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया। पाश्चात्य शिक्षित भारतीयों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। 6. आधुनिक हथियारों एवं युद्ध सामग्री का अभाव। विद्रोहियों के पास अंग्रेजी सेना के समान आधुनिक हथियार और युद्ध की अन्य सामग्रियों का अभाव था। उनमें से अधिकतर भालों और तलवारों से लड़े जो उस समय बहुत प्राचीन हथियार माने जाते थे। वे अंग्रेजी बंदूक एवं तोपों का, जो बहुत ही बड़ी संख्या में प्रयोग की गईं, सामना न कर सके। 7. सिपाहियों में अनुशासनहीनता। भारतीय सिपाही बहादुर और निस्वार्थी अवश्य थे, मगर उनमें अनुशासन की कमी थी। अनुशासन सेना की सबसे बड़ी शक्ति होती है। ब्रिटिश सेना में अनुशासन की कमी नहीं थी। 8. क्रांतिकारियों के समक्ष उद्देश्यहीनता। क्रांतिकारी उद्देश्यहीन थे। उनके पास ऐसा कोई भी प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं था जो उन्हें एकजुट रखता। अतः आंदोलन में विभिन्न प्रकार के तत्व मिल गए। ये सारे देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति और एकता उत्पन्न करने में असफल रहे। 9. बाहरी सहायता का अभाव। कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य का हित परस्पर जुड़ा था। इसलिए ब्रिटिश सरकार, जिसके सामने उस समय अन्य कोई मुसीबत नहीं थी, उसे पूरी तरह सहायता तथा सहयोग देती रही। अंग्रेजों को विदेशी सहायता मिली जबकि क्रांतिकारियों को कोई विदेशी सहायता नहीं मिली। 10. रेलवे, डाक और तार व्यवस्था पर अंग्रेजी नियंत्रण। कंपनी के पास रेलवे, डाक और तार व्यवस्था थी। विप्लव के समय वे इन साधनों की सहायता से सेना तथा संवाद आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते ले जाते रहे। भारतीय लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं थीं, इसीलिए वे अंग्रेजों का मुकाबला न कर सके। 11. अंग्रेजों के योग्य सेनापति। अंग्रेजों के पास निकलसन, ऑट्रम, हैबालम, लॉरेंस, एडवर्ड आदि अनेक योग्य सेनापति थे, जिन्हें नवीनतम युद्ध कला एवं हथियारों की तकनीक का ज्ञान था। इसके विपरीत भारतीयों के पास कोई इतना योग्य सेनापति नहीं था जो सारी सेना को अपने नियंत्रण में रख सकता। सन 1857 के विद्रोह में जनसहभागिता। 1. बैरकपुर एवं मेरठ में भारतीय सैनिकों ने जब राइफल में कारतूस भरने से इनकार कर दिया तो मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को लंबी सजा सुनाई और 10 मई सन 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 2. इससे भी पहले बैरकपुर में मंगल पांडे ने नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, उसे मार दिया गया था। मेरठ की विद्रोही सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसने बहादुर शाह को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। इसके बाद विद्रोह देश के दूसरे भागों में भी फैल गया।
बहादुर शाह जफर सबके लिए एकता का प्रतीक बन गया, जो विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। अंग्रेज इस अशांति फैलने के कारण घबरा गए। 3. उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, सिंध, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब तथा बंगाल में विद्रोह हुए। कुछ स्थानों पर तो विद्रोह फौजी बैरकों तक ही सीमित रहा। उसे तो आसानी से दबा दिया गया। 4. दिल्ली, रोहिलखंड, अवध, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाकों, आगरा, मेरठ तथा पश्चिमी बिहार में विद्रोह काफी भयंकर था। भयंकर लड़ाइयां लड़ी गई। बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सेना ने बिहार के कई हिस्सों को स्वतंत्र किया। यह लखनऊ तथा कानपुर में विद्रोहियों की सहायता के लिए आई। विद्रोही सेना का दिल्ली मुख्य सेनापति बख्त खां था। कानपुर में विद्रोहियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित किया तथा अजीमुल्ला उसका मुख्य सलाहकार बना। तात्या टोपे ने नाना साहब की सेना का नेतृत्व किया। झांसी में विद्रोहियों की नेता लक्ष्मीबाई थी। जब अंग्रेजों ने उसके दत्तक पुत्र को झांसी का राज्य देने से इनकार कर दिया और उसके राज्य को हथिया लिया तथा उस पर झांसी स्थित सिपाहियों को भड़काने का इल्जाम लगाने की धमकी दी तो युवा रानी ने विद्रोहियों का साथ दिया। वह एक सच्ची वीरांगना की तरह लड़ी। उसकी बहादुरी, हिम्मत तथा सैनिक दक्षता की गाथाओं से देशवासियों को हमेशा प्रेरणा मिली। 5. आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी सन 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया। उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन उन्हें आधुनिकीकरण के कार्यों को पूरा करने में सहायता देगा, जबकि विद्रोही देश को पीछे की ओर ले जाएंगे। आगे चलकर इन शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से सीखा कि विदेशी शासन देश को आधुनिक बनाने में सक्षम नहीं है, बल्कि वह उसे दरिद्र तथा पिछड़ा हुआ बनाए रखेगा। इस संबंध में सन 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी साबित हुए। उनमें विदेशी शासन की बुराइयों और उनसे मुक्ति पाने की आवश्यकता की बेहतर सहज समझदारी थी। दूसरी ओर शिक्षित बुद्धिजीवियों की तरह जो इस बात को नहीं समझ सके कि देश विदेशियों का शिकार इसलिए हो गया कि वह सड़ी और घिसी पिटी प्रथाओं, रिवाजों और संस्थाओं से चिपका हुआ था। वे इस बात को समझने में असफल रहे कि राष्ट्रीय मुक्ति सामंती राजतंत्र को अपनाने से नहीं, बल्कि एक आधुनिक समाज, एक आधुनिक अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक शिक्षा तथा आधुनिक राजनीतिक संस्थानों की ओर बढ़ने से ही मिल सकती है। सन 1857 के विद्रोह का स्वरूप। सन 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। प्रमुख विचारों का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत है। 1. क्या यह विद्रोह एक सैनिक तथा आकस्मिक विद्रोह था? ब्रिटिश इतिहासकारों के मतानुसार सन 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था। इस विचार को रखने वाले प्रमुख ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉन सीले, पी. रॉबर्टसन, थॉमसन और गैरेट हैं। इन विद्वानों का कहना है कि कुछ थोड़े से असंतुष्ट भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिन्हें थोड़े से ही असंतुष्ट देशी शासकों और जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। सर जॉन सीले के अनुसार विद्रोह प्रारंभ से असंतुष्ट और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसका न कोई देशीय नेतृत्व था और न जनता का सहयोग। थॉमसन तथा गैरेट के विचार के अनुसार विद्रोहियों को संगठित राष्ट्रीय आंदोलन बताना भारतीय साहस और योग्यता का उपहास करना है। इसे एक छोटी सी फौज ने कुचल दिया। कुछ इसी प्रकार के विचार इतिहासकार पी. रॉबर्टसन के हैं। उन्होंने लिखा है, यह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण कारतूस वाली घटना थी। इस मत के आलोचकों का कहना है कि इसे केवल सैनिक विद्रोह कहना उचित नहीं है। वे अपने मत की पुष्टि के लिए कई तर्क देते हैं। प्रथम, उस समय की 3 प्रांतीय सेनाओं में से केवल एक ही ने विद्रोह किया था और किसी भी समय 1/4 भारतीय सैनिकों से अधिक ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। दूसरा, इस विद्रोह में केवल सैनिकों ने ही भाग नहीं लिया। अवध और शाहदाबाद की साधारण जनता की पूर्ण सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। तीसरे, अनेक राजाओं, नवाबों एवं बेकार कारीगरों ने भी इस विद्रोह में भाग लिया। चौथा, जिस सेना ने इस विद्रोह में भाग लिया उनका लक्ष्य केवल अपनी स्थिति को सुधारना नहीं था, वरन वे भारत को विदेशी शासकों के चंगुल से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए इसे केवल सैनिक विद्रोह कहना उन लोगों के प्रति अन्याय होगा जिन्होंने अपनी महान राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर विदेशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। क्या यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम योजनाबद्ध विद्रोह था? सन 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। अधिकतर भारतीय इतिहासकारों के मतानुसार सन 1857 की यह घटना भारतीयों द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। उनके अनुसार यह विद्रोह अंग्रेजी राज्य के शोषण एवं शत्रुतापूर्ण नीतियों के विरोध में हुआ। इस विचारधारा को वीर सावरकर और अशोक मेहता ने लिखा है। उनके अनुसार जिन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया वे सभी देशभक्ति एवं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे। अनेक स्थानों पर अंग्रेजों की मदद करने वालों को गद्दार समझ करके उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया।
इस विद्रोह में हिंदू एवं मुसलमान एक साझा शत्रु कॉमन एनिमी के विरुद्ध बड़े पैमाने पर लड़े। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह ने कई राजपूत राजाओं को कहा कि उनमें से कोई भी सत्ता की बागडोर ले सकता है। अनेक लोगों ने अंग्रेजों की मदद करने से इनकार किया। जैसे मल्लाहों ने अंग्रेजी सेना को कई स्थानों पर नदी पार करने को नावों की सहायता देने से इनकार किया। डॉक्टर सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह विद्रोह वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, जिसमें भारतीय सेना ने भी भारत को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया और डॉक्टर पनिक्कर ने इस आंदोलन को स्वतंत्रता प्राप्ति का एक महान आंदोलन बताया। अशोक मेहता ने अपनी सन 1857 की महान क्रांति नामक पुस्तक में लिखा है, सन 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह न होकर एक सामाजिक ज्वालामुखी था, जिसमें देवी शक्तियों ने अभिव्यक्ति प्राप्त की। इस विस्फोट के बाद सारी सामाजिक स्थिति बदल गई, विद्रोह के घाव गंभीर थे। इसी प्रकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे राष्ट्रीय क्रांति और पहला स्वतंत्रता संग्राम माना है। अतः यह घटना आकस्मिक नहीं कही जा सकती। संक्षेप में 1857 की इस घटना को केवल सैनिक विद्रोह कहना उन लोगों के प्रति अन्याय होगा जिन्होंने अपनी महान राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित होकर विदेशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। यद्यपि जनता की सहानुभूति बड़े पैमाने पर प्रदर्शित न हो सकी, तो भी यह मानना पड़ेगा कि कई भारतीय वीरों ने इस विद्रोह में भाग लेकर राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखने का प्रयत्न किया। इसे हम असफल स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, जिसमें कुछ शासकों के अतिरिक्त मुख्यतः सैनिकों ने भाग लिया। इस आंदोलन का वास्तविक कारण सैनिक असंतोष ही नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की दोषपूर्ण एवं शोषणपूर्ण नीतियों के प्रति एक विस्तृत जन संघर्ष था। इसका प्रारंभ कंपनी के भारतीय सैनिकों ने अवश्य ही किया, लेकिन शीघ्र ही उनके साथ जनसाधारण ने भी हिस्सा लिया। श्री के एम मुंशी का कथन ठीक है, सन 1857 का विद्रोह अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का पहला कदम था। इसमें राष्ट्रीय भावना ब्रिटिश शासन के प्रारंभ से 100 वर्षों बाद अर्थात सन 1757 के बाद सन 1857 में प्रकट हुई। 1857 के विद्रोह के प्रभाव या परिणाम। 1. राजनीतिक प्रभाव। 1. भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर सीधा ब्रिटेन के सम्राट एवं संसद का नियंत्रण हो गया। 2. बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। 3. ब्रिटेन के सम्राट एवं संसद ने भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए एक भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त किया, जिसे 15 सदस्यों की एक सभा काउंसिल शासन संबंधी कार्यों में सहायता देती थी। 4. भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को वायसराय कहा जाने लगा। 5. भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें बिना किसी भेदभाव के ऊंचे से ऊंचा पद दिया जाएगा, लेकिन इस वायदे को ब्रिटिश सरकार ने पूरा नहीं किया। 6. भारतीय राजाओं और नवाबों को विश्वास दिलाया गया कि उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। 7. ब्रिटिश सरकार ने यह भी घोषणा की कि वह देशी राजाओं तथा कंपनी के मध्य हुई सभी संधियों का पालन करेगी। इस प्रकार की घोषणाओं से देशी राजाओं में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी पैदा की गई। 8. ब्रिटिश सरकार ने देशी राजाओं को पुत्रहीन होने की स्थिति में दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दे दी। 9. भारत में अंग्रेजी सेना में यूरोपीय जाति के लोगों की संख्या बढ़ा दी गई। भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों में अनुपात 3:1 के स्थान पर 2:1 कर दिया गया। 10. सेना के सभी बड़े पदों पर यूरोपवासियों को ही रखा गया। 11. तोपखाना पुनर्तः अंग्रेजों के हाथों में रखा तथा जिन जातियों ने विद्रोह में भाग लिया था उन्हें अब बिल्कुल भर्ती नहीं किया गया। 12. सन 1857 के विद्रोह ने भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता के बीज बो दिए, जिसके फलस्वरूप शीघ्र ही राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई एवं लगभग 90 वर्षों के बाद देश आजाद हुआ। 13. अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति पर अधिक जोर देना शुरू किया। 2. सामाजिक प्रभाव। 1. इस क्रांति के बाद हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। अंग्रेजों ने जी जान से इसे तोड़ने की कोशिश की तथा उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। 2. अंग्रेजों ने सभी भारतीयों को अधिक संदेह तथा घृणा से देखना शुरू कर दिया। 3. धार्मिक प्रभाव। समाज में रूढ़िवादियों तथा परंपरावादियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अंग्रेजों ने लोगों को विश्वास दिलाया कि भविष्य में सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी। 4. आर्थिक प्रभाव। भारतवासियों पर 1857 की क्रांति का आर्थिक प्रभाव बहुत बुरा पड़ा।
चूंकि अब अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी, इससे सैनिक व्यय एवं बजट की रकम बहुत बढ़ गई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर अधिक ऊंचे कर लगाए तथा उनकी वसूली अधिक सख्ती से की गई। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.